हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज आपसे बात करने वाला हूं कि किस तरीके से आप 15 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं अपनी बीएसटी को। अभी बहुत सफिशिएंट समय है आपके पास बीएसटी को पूरा करने के लिए, और मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर, डेली एक चैप्टर के साथ वन शॉट पूरी बीएसटी कंप्लीट करा दूंगा। आपसे सिर्फ एक अनुरोध है कि अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी रेगुलर वीडियोस की कोई भी अपडेट आपसे मिस आउट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। बच्चा, आज हम आपसे बात करने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। जब मैं आपसे बात करूं कि आप मैनेजमेंट से क्या सीखते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके दिमाग में मैनेजमेंट क्या आता है। देखो, मैनेजमेंट का एक सिंपल सा मतलब यह है टू मैनेज अ ग्रुप ऑफ पीपल इन अ सच वे दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल विल बी अचीव। किसी को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करो या लोगों के ग्रुप को इस तरीके से काम पर लगाओ कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल मैनेज हो जाए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इसको कहा जाता है मैनेजमेंट। क्या कहा जाता है? जब हम बात करें तो सबसे पहले क्या करें? सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट बाय द फॉलोइंग प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। जिस प्रोसेस से वह अपने गोल को अचीव करती हैं उसको कहा जाता है मैनेजमेंट। क्या कहा जाता है? आगे देखिए जरा। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन। बच्चा, मैनेजमेंट में बहुत सारे इंटर रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, मतलब एक के बाद एक। देखो, अगर तुम लोग सोचो कि तुम्हें एक बिजनेस को खड़ा करना है, तो बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज तुम क्या करोगे? सोचोगे कि तुम्हें किस चीज का बिजनेस करना है या नहीं। उसको कहा जाता है प्लानिंग। क्या कहा जाता है? जब तुमने किसी चीज की प्लानिंग कर ली कि भाई तुमने सोच लिया कि तुम्हें शूज का बिजनेस करना है, अब तुम आगे बढ़ोगे, है ना। अब उनसे रिलेटेड चीजों को, मतलब जूते से बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सबको ऑर्गेनाइज करोगे या नहीं करोगे। तो सेकंड टर्म क्या मिला हमको? ऑर्गेनाइजिंग। क्या मिला? थर्ड, जब मैं आपसे बात करूं चीजों को ऑर्गेनाइज कर लिया, अब काम कौन करेगा? स्टाफ। कौन काम करेगा? तो आपके पास आया स्टाफिंग। क्या आया? क्लियर है? फिर अब स्टाफ को तुमने बुला लिया, भर्ती कर लिया, जिसको जहां पे देना था वो सब बैठे हैं। आप करो, कुछ करो, हमसे किसी ने कहा ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? उसको डायरेक्शन देंगे। क्या करेंगे? प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, स्टाफ भर्ती किया, डायरेक्शन दिया। अब सबसे आखिरी में स्टेप आता है कंट्रोलिंग। क्या आता है? व्हाट वी प्लान एंड व्हाट वी अचीव्ड। हमने क्या सोचा और हमने क्या अचीव किया, ये कहलाता है हमारा कंट्रोलिंग। क्या कहलाता है? तो देखो, मैनेजमेंट में यही सभी इंटरलिंक फंक्शंस हैं या नहीं है? इसी को कहा जाता है मैनेजमेंट आर इंटर रिलेटेड प्रोसेस। क्या कहा जाता है बच्चा? मैनेजमेंट इज इंटर रिलेटेड प्रोसेस। जरा बात करते हैं अगर हम डिफिनेशन की। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कैसे आप गोल को इफेक्टिव मतलब ऑन टाइम, याद रखिए, इफेक्टिव मतलब एफिशिएंट ऑन बजट, इफेक्टिव ऑन टाइम, एफिशिएंट ऑन। क्लियर है बात? डाउट है? मॉडर्न डिफिनेशन क्या कह रही है कि आप कैसे अपने गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकते हो, वो कहलाता है मैनेजमेंट। क्या कहलाता है? अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की, इंसिस्ट ऑफ थ्री टर्म। देखिए, मैनेजमेंट में तीन चीजें हैं जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहला, प्रोसेस। क्या कहलाता है? प्रोसेस refers to the series or sequence of steps management in a process become it performance series of function to get thing done। मतलब एक के बाद एक के बाद एक स्टेप कुछ होते हैं या नहीं होते। आप कोई भी काम अगर कर रहे हो, सपोज मैं तुम लोगों से कहूं तुम्हें चाय बनानी सबको आती है। चाय कैसे बनती है? पहले पानी गर्म करते हैं? जी नहीं, पहले पतीला लेते हैं, उस पतीले में पानी डालते हैं, फिर उसको गैस पे रखते हैं, फिर गैस को ऑन करते हैं, फिर चीनी डालते हैं, फिर पत्ती डालते हैं, फिर थोड़ी देर उसको पकने देते हैं, फिर उसमें अदरक डालते हैं, फिर उसमें दूध डालते हैं, फिर उसमें थोड़ा धीमी आंच पे बॉयल आने देते हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं? यही है सीरीज ऑफ एक्शन। इसको कहा जाएगा प्रोसेस। क्या कहा जाएगा बच्चा? प्रोसेस। फिर आता है सेकेंड टर्म इफेक्टिवनेस। क्या कहा जाता है? इफेक्टिव हमेशा याद रखो ऑन टाइम। इफेक्टिव का मतलब एफिशिएंट ऑन बजट, एफिशिएंट ऑन।
तो जब आपको कोई टास्क असाइन हो और आप उस टास्क को ऑन टाइम कंप्लीट कर दें तो वो कहलाता है इफेक्टिवनेस। क्या कह रहा है बच्चा, देखिए, इट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल। सही टास्क को सही तरीके से करके अपने गोल को अचीव कर लिया जाए, ये कहलाता है इफेक्टिवनेस। क्या कहलाता है? फिर आती है एफिशिएंसी। क्या आती है? एफिशिएंसी का मतलब हमेशा याद रखो ऑन बजट, मतलब आप कितनी कुशलता से किसी चीज को कर सकते हैं। मतलब आपकी वेस्टेज बहुत नाम मात्र हो या बहुत कम हो, उसको कहा जाता है एफिशिएंट। क्या कहा जाता है? मैं हमेशा कहता हूं कि अगर बीएसटी में तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा तो सिंपल द फंडा है, जो कहो क्या, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट, हमेशा नंबर मिलेंगे, याद रखना। बच्चा आपको डिफरेंस बताया गया है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में। जरा एक बार देखो क्या कह रहा है। इफेक्टिव, इट रेफर्स टू द कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम, ऑन टाइम इफेक्टिव, ऑन बजट efficient. It refers to the completing task with minimum cost, with minimum to achieve end result, to conduct cost benefit. जब भी इफेक्टिवनेस की बात होगी तो हम एंड रिजल्ट अचीव करने पर फोकस करेंगे, पर जब एफिशिएंसी की बात होगी तो हम कॉस्ट को बेनिफिट के रूप में देखेंगे, कितना ऑप्टिमाइज किया जा सकता है कॉस्ट को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। देखिए, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी अपने आप में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे हेड और टेल है, वैसे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी है। अगर कोई लेबर आपकी इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं है तो वो बेकार है। अगर कोई लेबर एफिशिएंट है और इफेक्टिव नहीं है तो वो भी बेकार है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज हम एक कारपेंटरी का बिजनेस कर रहे हैं, मेरे पास दो लेबर है, यश है और इधर अपना रोहित है। लेबर एक्स है और लेबर वाई है। लेबर एक्स और लेबर वाई को दोनों को मैंने बराबर 5 किलो लकड़ी दी और कहा कि इससे अगले 2 घंटे में एक एक चेयर बना के मुझे दे दो। लेबर एक्स ने अगले 1.5 घंटे में हमें चेयर बना के दे दी, लेकिन उसकी वेस्टेज बहुत ज़्यादा थी, तो क्या आपके लिए वो बेनिफिशियल है? लेबर वाई ने 4 घंटे लिए, चेयर बना दी और एक छोटा सा स्टूल भी बना दिया, तो क्या लेबर वाई बेनिफिशियल है? नहीं, क्योंकि एक ऑन टाइम टास्क कंप्लीट नहीं कर रहा, भले ही बजट में कर रहा है, दूसरा ऑन टाइम कर रहा है लेकिन वो वेस्टेज बहुत ज्यादा कर रहा है। तो हमेशा याद रखो, हमें ऐसी लेबर चाहिए जो इफेक्टिव के साथ साथ एफिशिएंट हो या एफिशिएंट के साथ साथ इफेक्टिव हो। कोई दिक्कत? क्या कह रहा है? इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। एज बीइंग इफेक्टिव मींस कंप्लीटिंग द टास्क, बट इट्स नॉट इनफ जस्ट complete the task on time. We also have to pay attention toward the cost of any task. कोई डाउट? क्लियर है? जैसे देखो यहाँ पर तराजू बनी है, ये इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी। अगर किसी में इफेक्टिवनेस ज़्यादा है, एफिशिएंसी कम है तो भी बेकार, किसी में एफिशिएंसी ज़्यादा इफेक्टिवनेस कम है तो भी बेकार। कोई दिक्कत है? हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। अब आपको बच्चे ये बहुत सारे ऑथर्स की डेफिनेशन है, किसी एक ऑथर्स की डेफिनेशन अपने मन अनुसार याद कर लीजिएगा। कोई समस्या हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए या मेल कर दीजिएगा trickyeconomics@gmail.com पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के 3 प्रोसेस अभी हम लोगों ने पढ़े, पहला प्रोसेस, दूसरा एफिशिएंसी, तीसरा इफेक्टिवनेस। कोई समस्या? देखिए, जब मैं आपसे बात करूं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट की, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? मतलब चरित्र। मैनेजमेंट का कैरेक्टर, चरित्र चित्रण कैसा है? तो सबसे पहला चरित्र में हमें जो बताता है क्या? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मतलब मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? गोल ओरिएंटेड। क्या होना चाहिए? गोल ओरिएंटेड। अगर मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड नहीं है तो ये मैनेजमेंट हमारे लिए कोई भी बेनिफिशियल रिजल्ट नहीं देने वाला। क्यों? सोचो, तुमने पढ़ना शुरू किया 11th क्लास में और तुम फिर पढ़ते जा रहे हो, 4-5 साल हो गए, तुम सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, और कौन सी क्लास में पढ़ लो? 11th में। तो क्या ये तुम्हारी पढ़ाई का मैनेजमेंट सही है? तुम्हारा एक गोल होना चाहिए कि 1 साल में 11th, अगले साल में 12th पास करके दिखाएंगे। अब 12th में 5 वर्षीय योजना लगा दी, तो क्या तुम्हारी पढ़ाई का मैनेजमेंट सही था? नहीं, डाउट है। इसीलिए कहा था क्या? मैनेजमेंट इज
गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब जो गोल हमने सोचा है, जो टारगेट हमने फिक्स किया है, हमें एनी हाउ उसे अचीव करके दिखाना है। कोई दिक्कत? आगे सेकंड पॉइंट पे ये बात होगी बच्चा, तो कहता है क्या, मैनेजमेंट इज परवेसिव। इस टर्म का मतलब याद रखिए, परवेसिव का मतलब है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी मतलब हर जगह पर मौजूद होना। मैनेजमेंट प्रेजेंट एट ऑल लेवल। बहुआ बच्चे के पैदा होने से लेके बुढ़े के मरने तक हर चीज में मैनेजमेंट है। आपकी दुनिया में जिंदगी में आने से पहले से आपका मैनेजमेंट शुरू हुआ था, और आप जब इस दुनिया से चार कंधों पे जाएंगे तब भी चीजों का मैनेजमेंट होता रहेगा। हाँ या ना? जब बच्चा पैदा हुआ तो हॉस्पिटल में बेड का मैनेजमेंट कि किस हॉस्पिटल में मैनेज करना है, फिर उसके बाद घर आया तो छठी का मैनेजमेंट, कैसा छठी का फंक्शन होना है, छठी का मैनेजमेंट हो गया। फिर बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, 2.5 साल के बाद उसके लिए स्कूल का मैनेजमेंट करो कि किस स्कूल में कितने बजे कौन लेके जाएगा, कौन छोड़ने जाएगा, हर चीज़ का मैनेजमेंट है या नहीं। फिर वो धीरे धीरे बड़ा होकर पढ़ गया, फिर उसके बाद उसकी हायर एजुकेशन का मैनेजमेंट माँ बाप करते रखते हैं, पैसे का मैनेजमेंट, कल को जब और पढ़ लिख के शादी योग्य हो गया तो अब शादी के लिए मैनेजमेंट, पैसा कहाँ से आएगा, फिर वो अपनों के लिए, पूरी एक साइकिल चलती चली जाती है। इसीलिए कहा था मैनेजमेंट इज परवेसिव। बच्चा स्कूल के एडमिशन से लेके कंपनी में एम्प्लॉयमेंट पाने तक आप लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का मैनेजमेंट कर रहे हैं। हाँ या ना? अब जैसे आप लोग 11th-12th में हैं तो आपके 2 सिस्टम होंगे, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, हर चीज का मैनेजमेंट है या नहीं? आगे देखो, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब जो एक से ज्यादा पहलुओं पे एक साथ काम करे। अगर आप किसी एक चीज को लेके चल रहे हैं ना तो आप कभी भी मल्टी डायमेंशन नहीं हो सकते। इसीलिए आज के समय में कहा था हमें डायनेमिक इंसान चाहिए जो मल्टीटास्किंग आदमी हो, मतलब एक साथ 2-3 काम कर सकता हो। हाँ या ना? इसीलिए क्या कह रहा है, देखिए, मैनेजमेंट डज नॉट मीन्स सिंगल एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक अकेला काम नहीं है बच्चा, मैनेजमेंट अपने आप में बहुत सारे प्रोसेस को लेके चलता है। इसीलिए कहा था मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। क्या कहा जाता है आगे? अब मल्टी डायमेंशन में सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क कि कैसे काम को मैनेज करना है, फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल कैसे लोगों को मैनेज करना है, फिर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कैसे काम और लोगों को एक साथ मैनेज करके एक ऑपरेशन को जनरेट करना है। कोई डाउट है? देखिएगा जरा, फिर आगे क्या कह रहा है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क ऑल ऑर्गेनाइजिंग आर सेटअप टू परफॉर्म सम टास्क एंड गोल, मैनेजमेंट एक्टिविटी एम एट अचीविंग गोल एंड टास्क टू अकम्प्लिश इट। मतलब जो भी हमने गोल या टारगेट सेट किया है हमें उसे अचीव करना है, ये हमारे वर्क का मैनेजमेंट है। और साथ ही साथ किस तरीके से हमें काम करना। अब कंपनी के पास कोई एक ऑर्डर नहीं होता है, एक्स कंपनी का ऑर्डर है, वाई कंपनी का ऑर्डर, तो हमें मैनेज करना है कि किसका कैसे मैनेज करके वर्क कंप्लीट करके ऑन टाइम देना है। कोई समस्या? फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल रेफर्स टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें हम लोगों का मैनेज करते हैं। अब देखिए, हमें मैनेजमेंट सिखाता है कि जिसकी ज़रूरत जहां हो उसे वहीं पर एम्प्लॉय करो। जैसे एक मेरे पास आदमी है जो 150 किलो का है, शरीर से ऐसा है पर बुद्धि से ऐसा है, हम उसको कहें कि तुम कंप्यूटर का काम संभालो। और एक बहुत मरगिल्ला सा आदमी है लेकिन दिमाग का बहुत तेज है, हम उसको कहें तुम मेरे बॉडीगार्ड बनो। क्या हम सही आदमी को सही जगह पर लगा रहे हैं? नहीं। हमें मोटे वाले को बॉडीगार्ड बनाना चाहिए और पतले दिमागी तेज आदमी को कंप्यूटर का काम देना चाहिए। ये कौन सिखाता है हमको? मैनेजमेंट। कौन सिखाता है? आगे आती है बात मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट रेफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट, कन्वर्टिंग देम इनटू अ सेमी फिनिश्ड और फिनिश गुड। एक पूरा ऑपरेशन है, रॉ मटेरियल लाना, फिर मशीनों में डालना, फिर उसको सेमी फिनिश बनाना, फिर प्रोसेस करके फिनिश गुड में कन्वर्ट करना। इस पूरे ऑपरेशन को भी तो मैनेज करना पड़ता है या नहीं? हाँ या ना? तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल में 3 चीजें दिमाग में बैठ जानी चाहिए। क्या क्या? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। मैनेजमेंट देखो जरा क्या बता रहा है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आपको क्या बता रहा है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या आया? स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। अभी आपको बताया नहीं बताया मैंने? एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में क्या आया? प्रोडक्शन, सेल एंड परचेज। कोई दिक्कत है बच्चा? इस फ्लो चार्ट को अपने दिमाग में लेके चलिएगा, ठीक है? तो देखिए, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कभी भी ना रुकने वाला प्रोसेस। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक एक्टिविटियां कॉन्टिन्यूअस वे में परफॉर्म करी जाती हैं। इसको कहा जाता है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्लियर है? प्रोसेस का मतलब ये है कि एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी कॉन्टिन्यूटी में परफॉर्म होती
जाए। कोई दिक्कत? फिर देखो बच्चे, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। कभी भी एक अकेले आदमी को मैनेज नहीं किया जा सकता है। मैनेजमेंट हम एक ग्रुप को करते हैं। किसको करते हैं? क्लियर है? क्या कह रहा है जरा देखिए। मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन अ मैनेजरियल एक्टिविटी। ईच इंडिविजुअल परफॉर्म हिज और हर रोल एंड मैनेजमेंट एक्ट एज एन एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर कोई व्यक्ति अपने अपने रोल, अपने अपने टास्क को कंप्लीट करता है और मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल पर्सन से लेके पूरे ग्रुप पे सब पे एक्ट करता रहता है। इसीलिए कहा जाता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ क्लियर है? आगे देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है फिर हमसे। मैनेजमेंट इज डायनामिक इन नेचर। बच्चा जैसे जैसे डायनामिक का मतलब होता है सडन चेंज। मैनेजमेंट तुरंत बदलता है। जैसे ही कोई गतिविधि परफॉर्म होती है उसके अकॉर्डिंग हमें इमीडिएट डिसीजंस लेने होते हैं और अपने मैनेजमेंट में चेंजेस करने पड़ते हैं। इसको कहा जाता है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ बच्चा 7 पॉइंट हमारा आता है इंटेंजिबल। मतलब कभी आपने देखा, वो देखो मैनेजमेंट जा रहा है, कभी देखा है? नहीं। मैनेजमेंट हमेशा एक इंटेंजिबल प्रोसेस है जिसको आप छू नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते कि हाँ मैनेजमेंट हो रहा है। आप लोग गांव देहात की शादी में जब जाते हैं तो आप देखते हैं कैसे मारामारी होती है खाने के लिए, वहाँ प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता। लेकिन आप कहीं शहर की किसी बढ़िया पॉश एरिया की शादी में जाओगे तो आप देखोगे चीज़ों का बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट, मतलब अगर वो इस क्रियोस को नहीं क्रिएट होने देते, इसीलिए वो एक एक चीज के 2-2 काउंटर लगा देते हैं। टिक्की के 2 काउंटर चल रहे हैं, भीड़ डाइवर्ट हो जाए, प्रॉपरली चीजें मैनेज होती हैं। इसको कहा जाता है मैनेजमेंट इज फील्ड नॉट टच्ड। आप महसूस कर सकते हो कि यार यहाँ मैनेजमेंट अच्छा है, यहाँ प्रोसेस अच्छा हो रहा है, लेकिन कभी कहोगे हम छू के देखें ये मैनेजमेंट है क्या? नहीं, कोई आदमी नहीं है मैनेजमेंट। क्लियर है? आगे समझो। 7 चीजें बच्चा हमने टोटल याद कर ली है, 7 आइटम्स। मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक में एक बार रिकैप लेते हैं। पहला, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। फिर क्लियर है? आई होप कि आपको इन 7 में से कोई 4 या 5 पॉइंट दिमाग में रहेंगे। आगे बढ़ता हूं बच्चा। इसके बाद हमसे बात की जाती है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। देखिए किसी भी चीज को करने का एक मकसद होता है। अगर किसी चीज का कोई गोल नहीं है तो वो चीज बेकार है। विदाउट गोल देयर इज नो रोल टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं? 3 ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत सिंपल से। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव और तीसरा आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या आता है बच्चा? सोशल। नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट को करने के लिए? बच्चा आपके दिमाग में जब भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात हो तो 3 चीजें तुरंत क्लिक करनी चाहिए। क्या? जब भी कंपनी मार्केट में आती है तो सबसे पहली चीज चाहती है बच्चे सर्वाइवल। क्या चाहती है? सर्वाइवल। इसीलिए कहा जाता है मैनेजमेंट में सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आता है सर्वाइव करना, कि कंपनी कोई भी ऐसा मैनेज करे कि वो सर्वाइव कर जाए। जब सर्वाइव करने लगती है तब वो फिर थोड़ा बहुत सोचती है प्रॉफिट के बारे में। किसके बारे में? सर्वाइव हुए, प्रॉफिट कमाया, अब धीरे धीरे जब रेगुलर प्रॉफिट आने लगेगा तो हमारी होने लगेगी ग्रोथ। क्या होने लगेगी? इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 पॉइंट, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। वेरी गुड। आगे देखो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहली चीज बता रहा है सर्वाइवल, जो अभी मैंने आपको समझा। क्या कह रहा है? The basic purpose of every organization is to survive and exist in the competitive market for a long period of time, and it is possible only when it is able to cover its cost। और ये तभी पॉसिबल है जब वो अपनी कॉस्ट कवर कर ले। मतलब कि जितनी लागत हमने लगाई है एटलीस्ट शुरुआती दौर में उतना निकल के आ जाए, बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए। आगे बढ़ता हूं। फिर आता है बच्चे प्रॉफिट। क्या आता है? प्रॉफिट। द प्रॉफिट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करी जा रही, तो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रॉफिट का। किसका होता है? बिकॉज वी नो दैट 11th क्लास की बीएसटी में हमने पढ़ा था प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क। और बिजनेस में कोई भी रिस्क लिया जाता है तो उसका रिवॉर्ड क्या होता है? प्रॉफिट। जब देखो सर्वाइव किया, अब प्रॉफिट कमा रहे हैं, जब रेगुलर प्रॉफिट होगा तो हमारा अल्टीमेटली क्या होने लगेगा बच्चे?
ग्रोथ, बिजनेस डाइवर्सिफाई होगा, ग्रोथ होगी या नहीं होगी। क्लियर है? यहां से केस स्टडी मिल जाती है बोर्ड में, याद रखो ये 3 ऑब्जेक्टिव याद रहने चाहिए। ठीक, चल बच्चा, अगर सोशल ऑब्जेक्टिव की बात हो तो आपको अपने आप को एक सेंट की तरीके ट्रीट करना है, मतलब आप एक संत हैं और आप प्रवचन दे रहे हैं। सोशल वेलफेयर की बातें करो, मतलब जैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाओ, पैकेजिंग ऐसी करो जो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे, प्रोडक्ट की कॉस्ट ऐसी रखो कि लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाए, लोगों के साथ फ्रॉड मत करो, चोरी चकारी मक्कारी मत करो, अडल्ट्रेशन मत करो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को प्रमोट मत करो, ऐसे प्रोडक्ट मत बेचो जिससे एडवर्टीजमेंट में आए, गंजे के सिर पे तेल लगाएं, सिर पे बाल 1 महीने में आए, हमारा प्रोजेक्ट जरूर आजमाएं, ऐसी एक्टिविटियों से कृपया दूरी बनाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डील विद द कम्युनिटी कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द सोसाइटी। हम को भी काम कर रहे हैं, अगर हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं ना तो वो सोसाइटी से है। देखो सोसाइटी को हमसे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, लेकिन हम सोसाइटी से लेबर ले रहे हैं, रिसोर्स ले रहे हैं, रॉ मटेरियल ले रहे हैं, और ये सारी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो जब हम कमा रहे हैं तो क्या हमारा दायित्व तो नहीं है हम इस सोसाइटी के लिए कुछ करें? क्या हमारा एक मकसद नहीं है कि हम इस सोसाइटी को कुछ अच्छा दें? हाँ या ना? वही बिजनेसमैन का एक गोल होता है कि जब आप व्यापार करें तो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी भी मत भूलिएगा। क्लियर है? चलो देखिए बच्चे, अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव में तो सबसे पहला सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट, हमें ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई करना चाहिए जो क्वालिटी हो और एक रिजनेबल रेट पे मार्केट को मिले। दूसरी चीज, कंट्रीब्यूट टुवर्ड द डिजायरेबल सिविक एक्टिविटी। सिविक एक्टिविटी मतलब हमारी नैतिक एक्टिविटी कि हमें वेस्टेज नहीं करनी है या हमें प्रदूषण नहीं फैलाना है, इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। फिर क्या कह रहा है बच्चा? जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, साथ ही साथ हमारी एक्टिविटीज से इकोनॉमिक वेल्थ जनरेट होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डेवलप्ड होनी चाहिए। ये सभी मेरे सोशल ऑब्जेक्टिव में रहने वाले हैं। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी, बेटा हमारा जो सोसाइटी, हमारा जो समाज है, हमें टाइम टू टाइम उसमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कोविड आया, अब बताइए टाटा ग्रुप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना, प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहा है, लेकिन जब कोरोना वायरस फैला तो रतन टाटा ने 1500 करोड़ रुपए डोनेट किए पीएम रिलीफ केयर फंड में। क्यों किए? उसका क्या दौर था, लेकिन उसने कहा नहीं, मैंने ये सोसाइटी से ही तो कमाया है। अगर रतन टाटा आज है तो किसकी बदौलत? सोसाइटी की बदौलत। तो वो इस दायित्व को समझते हैं और सोसाइटी के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं। जैसे अभी इतनी सारी कंपनियां रिट्रेंच कर रही हैं, ले ऑफ कर रही हैं, तो टीसीएस टाटा ग्रुप ऑफ कंसल्टेंसी क्या कहती है कि आप परेशान मत होइए कि हम ऐसा प्रोग्राम लाने वाले हैं, जो लोग ले ऑफ हुए हैं हम उनको रोजगार देंगे, और हम बिल्कुल भी किसी को ले ऑफ करने वाले नहीं हैं। आगे, organizing educational health and vocational training program, participating in a social service project, using environment friendly method of production, providing employment opportunities, ये सभी आपका सोशल वेलफेयर में रहने वाली है। अब मैं आपसे बात करता हूं आगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव की। तो पर्सन का मतलब होता है बच्चा लेबर। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? लेबर। जो भी इंप्लॉइज मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं या मेरी फर्म में एंगेज है, उनका भी कोई ऑब्जेक्टिव है। एक लेबर क्या चाहता है कंपनी से? एक अच्छा वर्किंग कंडीशन मिले, प्रेशर फ्री वर्किंग एनवायरनमेंट हो, एक अच्छी जॉब सिक्योरिटी हो। हाँ या ना? अगर आपके लेबर के माइंड में एक चीज बनी हुई है कि उसकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, अगर ये कर दिया तो जॉब से चले जाओगे, ये कर दिया तो जॉब से निकाल देंगे, तो वो करेगा ही कुछ नहीं, क्योंकि उसे करने से ज्यादा तो ना करने का डर है कि अगर मैंने ये किया हो सकता है गलत हो जाए, मुझे मालिक निकाल देगा। तो अपने लेबर को, अपनी इंप्लॉइज को आपको क्या देनी है? जॉब सिक्योरिटी। जब भी हम इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहली चीज आती है कॉम्पिटिटिव सैलरी। क्या आती है? जो लेबर मेरी कंपनी में काम कर रही है उसे इतनी सैलरी मिलनी चाहिए कि उसे ये ना लगे उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। उसे ये रहना चाहिए कि हाँ, मैं जितना देर काम कर रहा हूं, जितना टाइम अपनी कंपनी को दे रहा हूं, मुझे उसके अनुसार एक फेयर वेज, एक फेयर सैलरी मिल रही है। आगे, प्रमोशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, ट्रेनिंग होती रही, उसकी पर्सनल ग्रोथ होती रही। इसीलिए आज बड़ी बड़ी कंपनियां अपने खर्चे पे अपनी एम्प्लॉयज़ को फॉरेन तक में ट्रेंड होने भेजती हैं, अब्रॉड में ट्रेनिंग करने भेज रहे हैं कि जाइए सीखिए और आके हमारे लिए काम कीजिए। ये क्यों है? ये इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात हो रही है। फिर पीयर रिकॉग्नाइजेशन, जैसे आपको पता है ना, एक फोटो खिंचा के हार चढ़ा देते नहीं, फोटो खिंचा के फैक्ट्री में लगाते हैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के लिए। किसके लिए?
कि लोगों के अंदर एक मोटिवेशन है कि अब की बार हमें भी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनना है, हमें उतना ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंसी से कार्य करने हैं। कोई डाउट? फिर गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, जहां वह काम कर रहे हैं वह कंडीशन उनके ऊपर एक प्रेशर फ्री एटमॉस्फेयर को जनरेट करें, कोई भी प्रेशर उन्हें ना फील हो या वह ये ना फील करे कि वो काम के बोझ तले बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं। आगे देखिए बच्चा, ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होगा होंगे, एक फ्लो चार्ट के रूप में दिया गया है, याद कर लीजिएगा। फिर अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है? देखिए आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक देता हूं कि अगर आपको सेपरेटली इंपॉर्टेंस याद नहीं हो रही या आप पेपर में बैठे और इंपॉर्टेंस भूल गए, तो आपने 4 कैरेक्टरिस्टिक याद करी हैं, उसी के आगे लगा दो इट हेल्प इन। मतलब आपने पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या याद करी थी? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। अब क्या हो गया? मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हो गया एक कैरेक्टरिस्टिक के इंपॉर्टेंस। फिर मैनेजमेंट इज आपने क्या पढ़ा? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। अब क्या लगा दो? मैनेजमेंट हेल्प्स इन मेकिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एनवायरनमेंट फॉर वर्किंग। इस तरीके से आप बना भी सकते हो। देखो जरा, सबसे पहली इंपॉर्टेंस की अगर मैं आपसे बात करूं तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। अभी जो बता रहा था वही है या नहीं? दूसरा क्या कह रहा है? मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट हेल्प इन मेकिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। यहाँ क्या कह रहा है? मैनेजमेंट हेल्प इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। फिर मैनेजमेंट हेल्प इन क्रिएटिंग डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपने पढ़ा था नहीं पढ़ा था फीचर्स में, कैरेक्टरिस्टिक में, मैनेजमेंट इज डायनेमिक। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक होने में मदद मिलती है। मतलब डायनेमिक वो जो मार्केट में आए सडन चेंजेस को क्विकली अडेप्ट करता है, उसके अनुसार खुद को चेंज लाता है और फिर मार्केट में फाइट करने निकल जाता है। कोई दिक्कत? हाँ या ना? इसी को कहा जाता है एंटरप्रेन्योर्स आर ऑलवेज अ डायनेमिक पर्सनैलिटी। मतलब वो कभी डरते नहीं, हार के जीतने वाले को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। क्लियर है? इसी को डायनेमिक पर्सनैलिटी कहते हैं। आगे देखिए फिर क्या कह रहा है, एक बार रीड मारोगे, इसमें कुछ खास चीजें हैं नहीं बताने के लिए। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अभी आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा ऑब्जेक्टिव में? जब आपको ट्रेन किया जाएगा कंपनी के द्वारा, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा वर्किंग कंडीशन मिलेगा, तो क्या आपका गोल अचीव होगा या नहीं होगा? आपका पर्सनल डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा? मैनेजमेंट उसी में तो हेल्प कर रहा है। फिर ये देखिए बच्चा, एक फ्लो चार्ट के रूप में समझाया गया है और इसको थोड़ा सा याद भी करके चला करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप इसको बना के आओगे ना पेपर में, तो आपको एक इंपैक्टफुल आंसर राइट करने में बहुत हेल्प मिलती है। बच्चा क्या? मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। साथ ही साथ मैनेजमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी बहुत मदद करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सोसाइटल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? देखिए जरा, इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट ऑलवेज हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। कभी भी मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता, उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। अभी हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल, और इन सभी को साथ में लेके चलता है कौन? मैनेजमेंट। कौन चलता है? आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बच्चा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। यहां से क्वेश्चन बनता है, तो सब लोग नोट कर लीजिएगा। में 2 चीजें हैं, या साइंस है। यहां से क्वेश्चन भी आता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है मैनेजमेंट इज आर्ट और साइंस, और बच्चे फिर सिर्फ अपना सिर खुजाते हैं, यार आर्ट है या साइंस है या नहीं? तो आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज साइंस कब होती है, कोई भी चीज आर्ट कब होती है। अगर आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं याद है तो आप उसे जज नहीं कर पाएंगे कि वह साइंस है या आर्ट है। देखिए जरा क्या कह रहा है, सम ऑथर रिगार्ड मैनेजमेंट एज साइंस बिकॉज देयर आर वेल टेस्टेड एंड एक्सपेरिमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूज्ड। और कुछ कहते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है। तो आज हम पहले इसी चीज को समझते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है। कोई भी चीज साइंस कब होती है बच्चा? जब उसमें 3 चीजें प्रेजेंट हो। पहला, यूनिवर्सल वैलिडेशन। क्या बच्चे? यूनिवर्सल वैलिडेशन मतलब वह प्रिंसिपल, वह रूल्स यूनिवर्स में हर जगह सेम अप्लाई होंगे। जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि H2O इज इक्वल टू वाटर। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये यूएस में भी, यूके में भी, फिलिस्तीन में भी, वेनेजुएला में भी, कहीं भी चले जाओ सेम H2O इज इक्वल टू वाटर ही होता है। ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। तो साइंस में सबसे पहली चीज क्या आती है बच्चा? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। फिर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब आप कोई भी साइंस ऐसे नहीं होते,
आपको उस चीज की प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। अब जैसे मोटर है, पंखा चलता है, इसके पीछे एक साइंस है, प्रॉपर एक आपको बॉडी की नॉलेज होगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब आप करोगे तो आपको ये चीज समझ आएगी या नहीं आएगी, मतलब आपको एक प्रॉपर नॉलेज है या नहीं है। क्या कह रहा है देखिए, इन साइंस ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमेटिक स्टडी आर अवेलेबल विच इज यूज्ड टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ अ साइंस। आपको एक पर्टिकुलर पढ़ाई करनी पड़ती है, तब कहीं जाके आप साइंस की नॉलेज एक्वायर कर पाते हो। फिर क्या कह रहा है, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। बार 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 एक्सपेरिमेंट करने के बाद कोई प्रिंसिपल बनता है। अब जैसे जब थॉमस अल्फा एडिसन ने बल्ब की डिस्कवरी की, तो एक बार उनसे किसी ने पूछा कि आप 1000 बार बल्ब बनाने में फेल हुए, आपको कैसा लग रहा है? तो उनको एक बहुत खूबसूरत जवाब था, कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट भी करना चाहिए कि कौन कहता है मैं 1000 बार बल्ब बनाने में फेल हुआ। मैंने 1000 ऐसे तरीके डिस्कवर किए हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता है। देखिए अप्रोच कितनी पॉजिटिव है कि वो ये नहीं मान रहे वो फेल हुए, उन्होंने कहा कि मैंने 1000 ऐसे तरीके डिस्कवर किए जिनसे बल्ब नहीं बनता। मतलब उन्होंने उन 1000 एक्सपेरिमेंट में कुछ और डिस्कवर कर दिया। ग्रामोफोन की डिस्कवरी कर दी बल्ब से पहले, लेकिन वो उसी प्रोसेस में। तो एक पॉजिटिव अप्रोच, क्लियर है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। वैसे ही मैनेजमेंट के भी जो एक्सपेरिमेंट हैं ये रिपीटेड वे में करे जाते हैं और फिर कोई थ्योरी या कोई साइंस या कोई स्टडी डेवलप करी जाती है। आगे बढ़िए, फिर क्या कह रहा है, यूनिवर्सल वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट में। हमेशा याद रखिए कि सबसे पहला इसमें भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। फिर बच्चा आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? क्रिएटिव कब होंगे? जब आप चीजों को पर्सनलाइज तरीके से एप्लीकेबल करेंगे। क्या करेंगे? पर्सनलाइज तरीके से एप्लीकेबल। वेरी गुड। फिर आगे क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। देखिए कोई भी चीज आप ऐसे ही परफेक्ट नहीं होती, जब आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं। आर्ट नीड डेडिकेशन ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक बोथ मैन एंड वुमेन परफेक्ट। जब आप दोनों प्रैक्टिस करोगे तभी दोनों परफेक्ट होंगे, हाँ या ना? वैसे ही यहां पर जब आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आर्ट बनाएंगे, तभी आप उसको प्रैक्टिस होंगे। आप चीजों को इंप्लीमेंट करने में तभी बार बार अपने आप को महारत हासिल कर पाएंगे, जब आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे। कोई दिक्कत? आगे देखिए जरा, जब कंक्लूजन की बात करते हैं तो हम कहते हैं मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। क्यों? क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसमें साइंस की है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसमें आर्ट की है। जैसे आपको बता रहा है क्या बच्चा, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट है साइंस की, और प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंट। इन दो कैरेक्टरिस्टिक से हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट साइंस है, और वहीं सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, पर्सनलाइज एप्लीकेशन एंड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। जब आप इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक को लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ मैनेजमेंट में ये तीन भी होती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज साइंस एज वेल एज आर्ट। कोई समस्या? याद रखो, नोट कर लो, क्यों कहा जाता है मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट? मैनेजमेंट इज बोथ, साइंस की ये कैरेक्टरिस्टिक और आर्ट की ये कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होती है। नोट करो जल्दी इसको। इट इज अ प्रोफेशन। जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की, तो हमें समझना चाहिए कि प्रोफेशन में भी बच्चा आप ऐसे ही नहीं प्रोफेशन में आ जाते हैं। आपको एक सिस्टमेटिक बॉडी चाहिए, आपको उसकी प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ती है। क्या कह रहा है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। आपको सीए बनना है तो आपको सीए की पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको लॉयर बनना है तो आपको लॉयर की पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस की, जिस फील्ड में जाना है उसकी प्रॉपर पढ़ाई करोगे तभी एक प्रोफेशनलिस्ट कहलाओगे। तो ये कह रहा है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्लियर है? फिर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। कोई भी ऐसा नहीं उठा आज दुग्गल साहब डॉक्टर बने हैं, सफेद कोट पहना डॉक्टर बन गया, आज दुग्गल साहब वकील बने। बेटा आपको कोई भी प्रोफेशन चूज करने के लिए उसकी डीप पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं कोई भी किसी प्रोफेशन में आज हम सीए का काम करेंगे, सीए का काम करने के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया में अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, जो आप ऐसे रजिस्टर्ड नहीं करा सकते जब तक आपके पास प्रॉपर सीए की पढ़ाई की डिग्री ना हो, क्वालिफिकेशन ना हो। आगे देखिए क्या कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो आपको बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, आपको अगर सीए बनना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। वही तरीकों से यहाँ पर प्रोफेशनल एसोसिएशन प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। फिर क्या कह रहा है बच्चा, फोर्थ
एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। जैसे आपने मूवी देखी होगी बच्चे, 3 इडियट, उसमें जब राजू के पापा की तबीयत खराब होती है और आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे होते हैं गाड़ी पे, तो कहता है तुम डॉक्टर लोग एक शपथ लेते हो ना, वो क्या होती है कि हम किसी भी कारण से कभी भी किसी प्रोफेशन में एक डॉक्टर को होने के नाते किसी मरीज को मना नहीं करेंगे, तो जल्दी चलो एक इमरजेंसी हो, सीधा वहां से उसको ले जाता है। वैसे ही हर प्रोफेशन के कोड एंड कंडक्ट होते हैं, एक एथिक्स होते हैं, और हर प्रोफेशनलिस्ट उन एथिक्स को फॉलो करता है। क्लियर है बात? आगे देखिए फिर क्या कह रहा है बच्चा, सर्विस मोटिव, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता प्रोफेशन का। जब भी हम किसी प्रोफेशन में एंगेज होंगे तो मेरा प्राथमिक मोटिव सर्विस देना होगा, ना कि प्रॉफिट कमाना। क्लियर है बच्चा? फिर आगे देखो क्या कह रहा है, फिर ये आ गया कंक्लूजन। आपने 5 पॉइंट पढ़े, फिर से एक बार रिकैप लो फटाक से। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, बोलो। फिर सिस्टमैटिक स्टडी, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, और आखिरी पॉइंट हमारे पास होता है सर्विस मोटिव। क्लियर है? आगे देखिए, तुम करें अगर नेचर ऑफ मैनेजमेंट की, क्या मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है, बोथ, और प्रोफेशन आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखिएगा। चल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की किसकी बात करते हैं? मैनेजमेंट के 3 लेवल हैं, टॉप, मिडिल, बॉटम। बेटा टॉप लेवल हमेशा पॉलिसी बनाने का काम करता है। किसका काम करता है? ऑल द पॉलिसीज विच आर फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल। कंपनी की जितनी भी पॉलिसी होती है उसको कौन बनाता है? टॉप लेवल। कौन बनाता है? टॉप लेवल में कौन आते हैं? सीएफओ, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, एटसेट्रा। फिर मिडिल लेवल पे जब हम बात करें तो बच्चा आते हैं जो पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराते हैं, जो उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराते हैं, जैसे मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एंड सो ऑन। फिर देखो पॉलिसी बनाई टॉप ने, पॉलिसी इंप्लीमेंट कराने का काम मिला मिडिल को, पर जो उस पॉलिसी को हकीकत में सोच से धरातल में एक हकीकत पहलू के रूप में उतारता है वो होता है लेबर। कौन होता है? पॉलिसी बनाना टॉप, इंप्लीमेंट कराना मिडिल, और उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करके दिखाना काम आता है लोअर लेवल का। किसका काम आता है? लोअर लेवल में आते हैं बच्चे सुपरवाइजर, फोरमैन, क्लर्क, प्यून, एटसेट्रा। कोई डाउट है? ये चीज याद रहेगी। चलिए देखिए आपको यहाँ एक पिरामिड के रूप में भी समझाया जा रहा है। टॉप लेवल में बच्चा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, एटसेट्रा, सो ऑन। फिर परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, ये सब मैनेजर जो है वो मिडिल लेवल में। फिर सुपरवाइजर, फोरमैन, स्टाफ क्लीनर, सिलेक्शन ऑफिसर, ये सब आपके लोअर लेवल पर आ जाते हैं। कोई दिक्कत? आगे देखो, 3 लेवल जो है इन्हीं को डीपली डिस्क्राइब किया गया है। मुझे नहीं लगता है कि इसको डीपली पढ़ने की नीड है, ऐसे जो मैंने समझाया उसको याद कर लेना सफिशिएंट रहेगा। हर एक लेवल का अपना एक अलग फोकस जोन होता है। जैसे क्या कह रहा है, द लेवल ऑफ टॉप लेवल कंसंट्रेट ऑन प्लानिंग। टॉप लेवल का काम प्लान करना और ऑर्गेनाइज करना। मिडिल लेवल का काम क्या होता है? स्टाफ को भर्ती करना और फिर उनको कोऑर्डिनेट करा के वर्क करा देना। फिर लोअर लेवल का काम होता है डायरेक्ट करते रहना और कोऑर्डिनेट करते रहना, कंट्रोल करते रहना कि जो आपने चाहा है वो अचीव हो रहा है या नहीं। कोई समस्या? आगे देखो, अभी आपको फंक्शन बता रहा है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 5 मैंने चैप्टर की शुरुआत में याद दिलाए थे। क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एक सीक्वेंस में एक कहानी की तरीके मैंने आपको बहुत पहले याद करा दिए हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की तो सबसे पहले आता है प्लानिंग। क्या आता है बच्चे? प्लानिंग मींस इज ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग हमेशा मैनेजमेंट का पहला फंक्शन होती है। कैसा फंक्शन? ये फोकस करती है किस चीज पर? प्लान करने पर। वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। कहां आज हम हैं और कहां जाना चाहते हैं, उसके बीच का एक ब्रिज है प्लानिंग। कौन है? आगे बढ़िए। फिर ऑर्गेनाइजिंग, बच्चा किस तरीके से आप रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं ये बात करती है। इनके सेपरेट चैप्टर हैं तो हम डीप उनमें चर्चा करेंगे, एक ओवरव्यू लेते हैं आज। आगे देखिए क्या कह रहा है। फिर स्टाफिंग, आपको स्टाफ की भर्ती है, किस वैकेंट जॉब पर किस आदमी को एम्प्लॉय करना है, ये कहलाता है स्टाफिंग। क्या कहलाता है बच्चा? फिर आता है डायरेक्टिंग। अब लेबर ऑर्गेनाइज कर ली, सब कुछ हो गया, अब उन्हें डायरेक्शन देना। सुनो ये काम करो, तुम ये काम करो, जाओ तुम आज ये काम करो, तुम काउंटर नंबर 4 पे जाओ। क्लियर है? ये होती है डायरेक्टिंग। फिर कंट्रोलिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। व्हाट वी प्लान, प्लानिंग में सोच लिया, पर कंट्रोलिंग में हम देखते हैं हमने क्या अचीव किया, एंड द डेविएशन ऑफ व्हाट वी प्लान एंड व्हाट वी
अचीव, हमने क्या सोचा और क्या पाया, इसके बीच में जो अंतर है, जो गैप आया है, उसके पीछे के कारण क्या है और फिर करेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं उस डेविएशन को कम करने के लिए। कोई दिक्कत है बच्चा? देखिए आगे, अगर पढ़ने में मजा आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, पहले करो, हाँ फिर ठीक। देखो आगे, अब बच्चा इन 5 के अलावा एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, जो है कोऑर्डिनेशन। क्या है बच्चे? यहां से आपको केस स्टडी मिलेगी। 3 नंबर में एक केस स्टडी कोऑर्डिनेशन से जरूर आती है, इसको अभी अपने दिमाग में रखिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज के साथ कोऑर्डिनेट करना। जैसे ये आपकी बॉडी एक जिंदा लाश है, अगर दिमाग इन बॉडी के पार्ट से कोऑर्डिनेट ना करे, हाँ या ना? कभी आप नॉर्मल चाल देखते होंगे तो जब आपका ये हाथ आगे आता है तो ये पैर कोऑर्डिनेट होकर अपने आप आगे बढ़ जाता है, या जब आप ये पैर आगे रखते हैं तो क्या आप ऐसे चलते हैं? नहीं, आपकी एक चाल है क्या? क्रॉस चलता है। जब आप इस पैर को आगे रखते हैं तो ये हाथ अपने आप आगे आता है या नहीं आता? ये है कोऑर्डिनेशन। ब्रेन का डिफरेंट एंगल से इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? आप किसी गर्म चीज को अचानक से छुओ तो आप पहले छूते हो, फिर फील करो गर्म है, हाँ हाथ हटो, नहीं, आपने छुआ और तुरंत हाथ हटा लिया। ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है, हाँ या ना? वैसे ही मैनेजमेंट में सभी एक्टिविटीज का एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक बहुत बड़ा क्रियोस क्रिएट हो जाएगा। सोचिए, मार्केट में सेल नहीं हो रही है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कह रहा है कि भाई प्रोडक्शन कम करो, अभी सेल नहीं आ रही, पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट माल बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो क्या कंपनी सरवाइव कर पाएगी? अननेसेसरी ऑब्सोल्यूट स्टॉक क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो मार्केट में बिक भी नहीं रहा है, तो एक तरीके से लॉस है या नहीं? अगर यही दोनों डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते तो क्या ये लॉस होता? नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए इन 5 फंक्शन जो अभी हमने ऊपर पढ़े, उसके अलावा कोऑर्डिनेशन भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को जब मैनेजर एक सिंक्रोनाइज करता है, मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से एक दूसरे से लिंकअप कराता है, इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन। क्या कहा जाता है बच्चे? आगे देखिए क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेशन इज द बेस और प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। कोऑर्डिनेट कराना मतलब लेबर आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चले, वो टॉप लेवल की बनाई हुई पॉलिसी के अगेंस्ट ना जाए, जो पॉलिसी बनी है उसको इजीली धरातल पर इंप्लीमेंट होता देखे। ये सब काम कोऑर्डिनेट कराने का कौन करता है? मैनेजर। कौन करता है? मैनेजर। आगे देखिए, बात आती है बच्चा नंबर 1, कोऑर्डिनेशन इज द नीड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन करना है, प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, कंट्रोलिंग हो, आपको कोऑर्डिनेशन की नीड पड़ेगी। विदाउट एनी कोऑर्डिनेशन आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। देखिए ये सभी एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? आगे देखो, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। कोऑर्डिनेशन की जरूरत हर लेवल पे होती है। कोऑर्डिनेशन की जरूरत, देखो टॉप लेवल पॉलिसी बना दे, अगर मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट ही ना करे, जाओ नहीं करा पाएंगे पॉलिसी इंप्लीमेंट, तो या तो उनको फायर किया जाए, या वो कह रहे सर हम तो करा रहे हैं, लोअर लेवल कर ही नहीं रहा है। लोअर लेवल मिडिल लेवल के साथ कोऑर्डिनेट ना करे तो क्या कंपनी सर्वाइव कर पाएगी? इसीलिए हर लेवल पे एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है बच्चा? कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इतनी देर से पढ़ रहे हैं तो ये तो आप समझ ही चुके होंगे कि इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर बच्चा जैसे आपको यहां पर एक चार्ट के रूप में बताया जा रहा है कि ये सभी पुअर रिकॉर्ड, प्रोडक्शन, सेल, स्टोर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। आपकी नजरें इसी पे क्यों रुक रही हैं? और भी कुछ है यहां, देखिए आगे देखो। फिर क्या कह रहा है बच्चा? नेचर एंड फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के फीचर क्या है या कोऑर्डिनेशन का नेचर क्या है? तो सबसे पहला है बच्चा कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। आप कुछ एफर्ट कर रहे हो, आप कुछ एफर्ट कर रहे हो, वो कुछ एफर्ट कर रहा है, वो कुछ एफर्ट कर रहा है, जब तक ये आपस में एक साथ नहीं आएंगे तब तक इन एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं होगी। देखो जब तक ये ऐसे है कोई भी उंगलियों को तोड़ के जा सकता है, लेकिन जब ये आपस में एक साथ आई तो ये घूसा बन गई। अगर ये एक साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो ये किसी को बहुत ज्यादा चोट मार सकता है। वैसे ही कोऑर्डिनेशन का भी कुछ रोल रहता है। इसके बाद क्या कह रहा है बच्चा? इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट। ये एकता दिखाता है कि सभी लोग एक डायरेक्शन में एफर्ट करें ताकि गोल इजीली अचीव हो सके। सोचिए आप 2 लोगों को लगाए कि भाई कार को थोड़ा सा धक्का लगा दो, एक इधर से धक्का मार रहा है और एक इधर से धक्का मार रहा है, दोनों सेम फोर्स पे, एक इधर से एक इधर से, क्या कार आगे पीछे कुछ होगी?
वो इतना आगे खिसका आएगा, वो इधर से पीछे कर देगा। यूनिटी क्या है कि या तो दोनों एक साइड से लगाएं या दोनों इस साइड से लगाएं, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। यही कोऑर्डिनेशन करता है कि आपको एक पाथ बताता है, एक डायरेक्शन देता है कि सबके एफर्ट उसी डायरेक्शन में होते रहने चाहिए। क्लियर है बच्चों? आपको पढ़ाते पढ़ाते गला बैठ जाता है, लेकिन आप लोग इतने मक्कार हैं कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जल्दी से करते रहिएगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब। चलिए आगे देखते हैं। कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। जैसे बच्चा आपने पढ़ा मैनेजमेंट हर जगह है, सर्वव्यापी है, वैसे ही कोऑर्डिनेशन आपकी छोटी से छोटी एक्टिविटी में, बिजनेस की बड़ी से बड़ी एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन का एक लिंक है। कोऑर्डिनेशन सर्वव्यापी है, परवेसिव इन नेचर है। कैसा है? परवेसिव इन नेचर। आगे देखिए, कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैनेजर। हर एक मैनेजर के लिए जरूरी है कि वो अपने लेबर, अपने एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन का संबंध स्थापित कर चले, नहीं तो कंपनी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। ये 5 फंक्शन आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आती है बच्चा बात इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। किसकी? कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस, यानी कि महत्वपूर्णता। मैंने अभी सिखाया, अगर कुछ भूल जाओ तो जो फीचर याद किए है ना उसी के आगे लगा देना हेल्प्स इन। क्या लगा देना? आगे देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप कोऑर्डिनेट अच्छा करोगे तो आपका ग्रोथ साइड बढ़ेगा। देखिए जरा रीड करिए क्या कह रहा है। द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे आपकी कंपनी का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आपको ज़्यादा कोऑर्डिनेट करने की नीड पड़ेगी। अगर आप एक ही प्रोडक्ट में डील करो तो आपको काम चलेगा, पर आपने अब बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दी तो आपके सभी डायरेक्शन, सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते रहने चाहिए। आगे देखिए बेटा, देखिए अगला पॉइंट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेक्शन और डिवीजन एंड ईच डिपार्टमेंट वर्क इन एन आइसोलेशन। देखिए एक काम कभी भी एक साथ नहीं हो सकता है। जब आप बात करें कंपनी की तो कंपनी में परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल डिपार्टमेंट अलग होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है। और ये सभी अपने अपने डिपार्टमेंट में आइसोलेट होकर काम करते हैं। तो हमें चाहिए कि ये सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते रहें, क्योंकि अगर इनका कोऑर्डिनेशन टूटा तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चा? आगे देखिए, स्पेशलाइजेशन। जब आप बार बार कोऑर्डिनेट करके एक ही एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे तो आप क्या हो जाओगे बच्चा? स्पेशलाइज। क्या हो जाओगे? आगे देखिए, एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। इन लार्ज मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड स्पेशलाइज आर एक्सपर्ट फील दे आर ओनली क्वालिफाइड पीपल, दे ऑलवेज take right decision. There are number of specialized working in the organization. If all of them working their own way, they will result change and confusion. अब जब सब लोग बहुत सारे स्पेशलाइज काम करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने अपने थॉट्स आएंगे, एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन इस कंफ्यूजन को क्रिएट होने नहीं देता है। वो सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। और बच्चा इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। याद रखिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। रेगुलर बेसिस पर आपके लिए डेली वीडियो लेके आता रहता हूं और मेरा एम है कि अब की बार बीएसटी में 100 में से 100 पार कराने ही कराने हैं आप लोगों को। अगर कुछ नहीं पढ़ा तो भी डेली एक चैप्टर देखोगे, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। तैयारी करते रहिए, बोर्ड को फोड़ के दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।